भारत में वर्ष 1947 में एक महान राजनीतिक परिवर्तन होने के लिए जा रहा था और ऐसा परिवर्तन मौर्य काल के बाद 2000 साल बाद वर्ष 1947 में हम उसकी बुनियाद रखने के लिए जा रहे थे। हम एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए जा रहे थे, जिसकी अगुवाई कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू कर। नमस्कार साथियों, आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कि भारत में जो भी समस्याएं खड़ी होती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार होते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया कि मणिपुर में जो हिंसा हुई उसके लिए कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। तो सारी भारत में जो समस्याएं क्रिएट होती हैं उसका ठीकरा कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के सर पर फोड़ दिया जाता है। चीन अगर भारत को धमका दे, कौन जिम्मेदार है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की विदेश नीति पर असफल हो जाए, कौन जिम्मेदार है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। और खास तौर से ये इतिहास निकालता कौन है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पे जो बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क करके लाते हैं, वो वहाँ से इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डालते हैं। फिर यहाँ पे जो अंकल और आंटी बैठे हुए रहते हैं वो उस इतिहास को पूरे देश में फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो इतिहास भारत में परोसा जा रहा है उसमें हकीकत यह है कि 1% भी सच्चाई नहीं होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आखिरकार इस देश के लिए किया ही क्या है, हम एक झलक देखते हैं। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ, हमें अंग्रेजों से एक ऐसा भारत प्राप्त हुआ था जिसमें एक ओर अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं मुबाए खड़े हुई थी, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं 500 से अधिक टुकड़ों में टूटा हुआ भारत का राष्ट्रीय एकीकरण और अखंड भारत का निर्माण करना उस समय की एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। 500 से अधिक देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघीय ढांचा खड़ा करना उस समय की सबसे विकट चुनौती थी। आज आप संसद में बैठकर के 4 भिन्न विचारधारा वाले दलों को साथ में तालमेल नहीं बिठा सकते हैं। उस समय की आप कल्पना कीजिए जब 500 से अधिक टुकड़ों में टूटा हुआ वो भारत, जहां के राजा महाराजा वो देशी रियासतें अपनी स्वायत्तता का सपना देख रहे थे, उनको एक मेज पे लाना कितना टफ टास्क रहा होगा। भारत को राजतंत्र से लोकतंत्र में कन्वर्ट करना और एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करना वर्ष 1947 की एक महान क्रांतिकारी घटना थी। भारत में वर्ष 1947 में एक महान राजनीतिक परिवर्तन होने के लिए जा रहा था और ऐसा परिवर्तन मौर्य काल के बाद 2000 साल बाद वर्ष 1947 में हम उसकी बुनियाद रखने के लिए जा रहे थे। हम एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए जा रहे थे, जिसकी अगुवाई कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पर्रिकर ने लिखा हुआ है कि वर्ष 1947 में भारत में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जो आंधी चल रही थी उसको रोकना असंभव था। जो देशी रियासतें, जो राजे महाराजे अपनी स्वायत्तता का सपना देख रहे थे, उनको इस आंधी में एक ही झटके में बहकर चले जाना था। पंडित नेहरू के पास में एक स्पष्ट दृष्टिकोण था, कैसा राष्ट्र बनाना चाहते थे। लोकतंत्र या राजतंत्र में से किसी एक को चुनना पड़े तो निश्चय ही वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक मूल और आधुनिकीकरण का चुनाव करते, जिससे कि एक नए भारत का निर्माण किया जा सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। वे धर्मांधता के विरोधी थे। वे राज्य को धर्म से अलग रखना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि यदि धर्म को संरक्षण दिया तो आगे चल करके यह प्रवृत्ति खतरनाक साबित हो सकती है। हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर ही तो हुआ था। भारत कैसा देश है? भारत विविधताओं वाला देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा, भाषियों से मिलकर के भारत का निर्माण हुआ है। यहाँ की विरासत साझी है, यहाँ की संस्कृति साथी है। यदि हमने किसी एक धर्म विशेष को संरक्षण दिया तो इससे धार्मिक पहचान मजबूत होगी और हिंदू चूंकि भारत में एक सबसे बड़ा धार्मिक वर्ग है, तब हिंदू बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही अल्पसंख्यक वर्ग पर स्थापित हो सकती है कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन करके रहो, हिंदू धर्म के प्रतीकों, प्रहसनों का प्रयोग करो, गाय को माता मानो, सूर्य को नमस्कार करो। इससे क्या होता है? इससे दो समाजों के बीच में डिस्प्यूट पैदा होता है। इससे एक दूसरे के प्रति हिंसा, नफरत, घृणा की भावना पैदा होती है। इससे समाज में कहीं ना कहीं बदले की भावना आ जाती।
सदियों के अथक परिश्रम से हमने अखंड भारत का निर्माण किया था। सांप्रदायिकता से वो भारत एक ही झटके में टूट जाता। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जाना कि अशोक अकबर के साम्राज्य क्यों कायम रह सके। क्यों अशोक अकबर महान शासक थे? क्योंकि अशोक अकबर सर्वधर्म समभाव की नीति पर चले। उन्होंने सभी धर्मों का समान आदर किया और वो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो गए जिन्होंने किसी एक धर्म विशेष को पहचान दी। और यदि भारत में हम ऐसा करते, यदि आजादी के बाद भारत में हम ऐसा करते, तो इससे धार्मिक पहचान मजबूत होती। और इन धार्मिक पहचानों से क्या होता कि भारत में कहीं ना कहीं दो समाजों के बीच में डिस्प्यूट होता, क्योंकि लोग अपनी अपनी धर्म संस्कृति बचाने के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ मरते। तो इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में एक स्पष्ट विजन था कि हमें कैसा राष्ट्र बनाना है। हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना है भारत को, क्योंकि भारत कैसा देश है? भारत विविधताओं वाला देश है। दुनिया में मैसेज गया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं, वरन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता हमारी मूल पहचान है। कुल मिलाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसे भारत की कल्पना की जिससे अखंड भारत लंबे समय तक कायम रह सके। क्योंकि शक्ति रहेगी, एकता रहेगी, तो हम लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। और यदि हमारी एकता नष्ट हो गई तो हम पुनः नष्ट हो सकते हैं। फिर से हम जो है कई वर्ग और धर्मों में बंट सकते हैं। एक ओर भारत में जहां आंतरिक समस्याएं थी, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं बाह्य स्तर पर भी चुनौतियां कम नहीं थी भारत के समक्ष। बाह्य स्तर पर दुनिया दो भागों में बंट चुकी थी, एक साम्यवाद और दूसरा पूंजीवाद। साम्यवाद की अगुवाई कहीं ना कहीं सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवाद की अगुवाई कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। सोवियत संघ चाहता था कि भारत उसके गुट में शामिल हो जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि भारत उसके गुट में शामिल हो जाए। और यदि भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अपने निर्णय लेने की आजादी को फिर से कहीं ना कहीं इन महाशक्तियों के पास गिरवी रख देना था। फिर से भारत यदि किसी एक गुट की सदस्यता स्वीकार कर लेता तो इन महाशक्तियों के चंगुल में फंस सकता था। इसलिए भारत ने एक बीच का रास्ता निकाला। पंडित नेहरू ने एक बीच का रास्ता निकाला, मध्यम मार्ग चुना। उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति चुनी। आज जापान और इजराइल अपनी विदेश नीति को ताक पर रख करके अमेरिका की बात मानते हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी एक स्वतंत्र नीति की बुनियाद आज से 70-80 साल पहले रखी थी। हमने बीच का रास्ता चुना, हमने गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव किया, हमने एक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए, इस भारत के लिए जिस प्रकार का एक सपना देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कुलीन वर्ग से आ रहे हैं। उनके जीवन में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जेल जा रहे, यातना सह रहे, ताकि भारत को आजादी प्राप्त हो सके, ताकि एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकें जहां सभी लोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के साथ रह सकें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास तो एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जिससे कि इस भारत को संयुक्त किया जा सके, एक अखंड भारत का निर्माण किया जा सके। एक बार क्या हुआ कि एक पेंटर ने एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई। जब उसने खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग के नीचे इसने लिख दिया कि इसमें जो भी गलतियां हों उस पर निशान लगा दें, और उसने उस पेंटिंग को एक चौराहे पर जाकर के टंगवा दिया। दूसरे दिन उसने जाकर के देखा तो उसने पाया कि लोगों ने जगह जगह पर निशान लगा दिए थे, पूरी पेंटिंग को खराब करके रख दिया था, जिससे वो काफी दुखी था। एक दिन उसका मित्र आया, उस मित्र ने उसका कारण पूछा, उसने कारण बताया। उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम दूसरी एक ऐसी ही पेंटिंग बनाओ और उसके नीचे लिख दो कि इसमें जो भी गलतियां हैं उसको सही कर दो। उसने ऐसा किया, फिर से उसने पेंटिंग चौराहे पे लगवाई, लेकिन किसी ने उस पेंटिंग को छुआ तक नहीं। इसका मतलब ये है कि हम गलतियां निकालना
तो जानते हैं गलतियां निकालना आसान है, लेकिन उस गलतियों को सही करना कहीं ना कहीं एक टफ टास्क है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो आप दूसरों की गलतियों को ठीक करना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू में लाखों कमियां रही होंगी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का मूल्यांकन हम इस आधार पर नहीं कर सकते हैं कि उनकी अच्छाइयों को हम दरकिनार कर दें, किसी की खूबियों को हम दरकिनार करके उसकी वास्तविकता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जो आरोप लगाए जाते हैं या उनमें जो कमियां हैं, रही होंगी कमियां, हर व्यक्ति में कमियां होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कमियों का हम ढिंढोरा पीटे और उसकी अच्छाइयों को हम एक बोरे में बंद करके रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज से आपका जो वीडियो आएगा एक कॉन्सेप्ट बाय ब्रजमोहन के नाम से आएगा, और अब जो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा वो इसी के नाम से मिलेगा। और कृपया करके आपसे गुजारिश है कि वीडियो आप पूरा देखा करें, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपकी एक प्रकार से समझ बन पाएगी। भगा भगा करके वीडियो देखने से आप मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।